हम्म। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर। मतदान पूरा हो चुका है और अब इंतजार इस बात का है कि अध्यक्ष कौन बनता है और वो कांग्रेस के सामने आने वाली नई चुनौतियों को किस तरीके से देखता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधि भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। ओम जी, फिलहाल क्या लगता है आपको, जो भी कांग्रेस में अब चुनाव की प्रक्रिया हुई है उसके बाद कांग्रेस का भविष्य कैसा नजर आता है, क्योंकि उसके सामने चुनौतियों, नए अध्यक्ष के सामने चुनौतियों की कोई कमी नहीं होगी। देखिए प्रभास, ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। ये तो सचमुच में मैं जब चर्चाएं सुन रहा हूं तो मुझे लगता है कि लोग बिल्कुल भी इतिहास नहीं पढ़ते। कांग्रेस के इतिहास में ऐसी घटनाएं बहुत दर्ज हुई है। सन 1939 में सुभाष बोस वाला मामला, उस वक्त वो अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में क्या हुआ, अब इससे पहले भी था ये, जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बार छोड़ी थी वो जी। उसके बाद में वो पंडित जी का तो दूसरा आ रहा है। मैं जहां से स्टार्ट हुआ, आजादी के बाद में जो सिलसिला बना वो जेपी कृपलानी को लेकर के सारा बात थी। उसके बाद में ये देख ही रहे हैं हम लगातार, सोनिया जी के वक्त में जो हुआ, उससे पहले जो हुआ, नरसिम्हा राव चचा केसरी के साथ में जो कुछ हुआ वो भी हमें पता है। तो ये कांग्रेस में ये अध्यक्ष पद के लिए ऐसा होता रहा है। सर्वसम्मति का सिलसिला तो पिछले 17 साल में ही बना है। जब से सोनिया गांधी आई है तब से सर्वसम्मति का सिलसिला बना है, वरना सर्वसम्मति कभी नहीं। बहुत मुश्किल काम होता है कि जिस दल के अंदर मध्यम मार्गी, वामपंथी, दक्षिणपंथी सब किस्म के लोग हों, वहां पर कैसे वो सर्वसम्मति बने, लेकिन बन के आ जाती थी। जब गांधी जीवित थे तो उनके माध्यम से आती थी, जब पंडित नेहरू थे तो उनके माध्यम से आती थी, और जब इंदिरा गांधी थी तो उनके माध्यम से आई। लेकिन उसमें भी वैचारिक तनाव हुआ तो पार्टी का डिवीजन तक हो गया, ये भी नोन है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि नाराजगियों के सिलसिले में गुलाम नबी आजाद ने दूसरी पार्टी बना ली अपनी ना, तो वो ये चलता रहा है। तो कांग्रेस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस अपनी विचारधारा पर और जो कमिटमेंट है कांग्रेस का भारतीय संविधान के प्रति, भारतीय संविधान में दी हुई बातों के प्रति जो अपना घोषणा पत्र है, उसको अगर कांग्रेस हासिल करना चाहती है और हासिल करने में सफल होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लग ही रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की जो पदयात्रा है, ये लोगों के दिल में फिर से एक जगह बना रही है। और समझ में आ रहा है कि जिस तरह के डेवलपमेंट के मॉडल को वर्तमान सरकार या इससे पहले यूपीए ने भी जो कर रखा था, उससे देश की हालात सुधरने वाले नहीं है। उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए और उसको लेकर के सारी चर्चाएं हैं। और चर्चाएं यही हो रही है कि जो मॉडल सारी जगह फैल हो रहे हैं, अमेरिका में अपना खुद का जो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी का मॉडल गड़बड़ा रहा है, ब्रिटेन में गड़बड़ा रहा है, और हम उन पुराने उन्हीं मॉडल्स को लेकर के और विकास की और नए भारत के निर्माण की बात सोच रहे हैं, तो वो नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि नए अध्यक्ष के बन जाने के बाद में फिर से कांग्रेस अपने उन पुराने ख्यालात को, उन पुरानी घोषणाओं को जो उसने आजादी के बाद में की हैं और जिनके माध्यम से एक देश बनाना चाहा है, उसको शायद बना सके, ऐसी मुझे लगता है। और खड़गे चूंकि लग ही रहा है कि जिस तरीके के उनके प्रस्तावक हैं और जिनको लेकर के बड़ी आलोचनाएं हुई कि सब वो लोग मैदान में क्यों उतरे समर्थन के लिए, तो प्रस्तावक अगर मैदान में नहीं उतरेंगे तो कौन उतरेंगे? आपने मुझे खड़ा तो कर दिया और वोट मांग नहीं रहे। तो बड़ा हास्यास्पद दृश्य भी देखने को मिले। लेकिन ये सब मेरा ख्याल है कि आज इन सब का निपटारा हो जाएगा और खड़गे या निर्वाचित हो ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 9,000 समथिंग वो हैं और राजस्थान से 413 शायद वोट है, 13 या 23 जो भी हैं, वो भी सब पोलिंग है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने दम के साथ में खड़ी होगी और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बड़ा हताश स्वर है कि कांग्रेस क्या खड़ी हो पाएगी। अरे आप कौन सी पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर जो बिल्कुल जमीन पे उतर करके वापस खड़ी नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी का ही आप इतिहास देखिए ना, जो 80 में बनी और कैसे चली गई और कैसे निकल करके आ गई है। ये 50 साल के प्लान बना रहे हैं, तो कांग्रेस भी अपने प्लान बना सकती है और काम कर सकती है। तो ये इस तरह की बातें मेरा ख्याल है कि जो लोग इतिहास से अनजान हैं वो किया करते हैं, और मैं उस तरीके की बातों में यकीन नहीं रखता। सुमित सरकार की किताब, उसमें इस इतिहास को मैंने पढ़ा है और समझ में आता है कि बहुत नॉर्मल बातें हैं। और कांग्रेस होने के लिए ये सब वाजिब मौका है, क्योंकि जो वर्तमान शासन है न बेरोजगारी को नियंत्रित कर पा रहा है, न लोगों के आक्रोश को नियंत्रित कर पा रहा है, न उनके सामने जो कुछ क्या क्या कहना चाहिए, खेती के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में कहीं पर भी ठीक से कुछ नहीं हो रहा है। मध्यम जहां मल्टीनेशनल्स की बात थी, अब कॉर्पोरेट्स का हाथ में सारा सिलसिला है। कॉर्पोरेट जैसे चाहते हैं राजनेताओं को वैसे चला रहे हैं, तो ऐसे में विकास वाला सिलसिला नहीं होगा। हमारी वित्त मंत्री, जो केंद्रीय वित्त मंत्री, फरमाती हैं कि डॉलर के सामने हम कमजोर नहीं हुए, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये इस तरह के ख्यालात के लिए मेरा ख्याल है कि कांग्रेस के लिए बड़ा बेहतर मौका है कि वो अपने आप को विकल्प के रूप में खड़ा करे और आने वाले चुनाव में
गुजरात के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में, उसके बाद के जो चुनाव है उनके अंदर साबित करे। मुझे लगता है ऐसा है। जी। ओम जी, दो जो उम्मीदवार हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, हालांकि तय तो ये माना जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो माहौल फिलहाल बना हुआ है, लेकिन शशि थरूर चूंकि मैदान में है और अभी परिणाम सामने नहीं आया है। दोनों अपनी अपनी अलग एक एक्सपर्टाइज रखते हैं। शशि थरूर, उन्होंने बाहर पढ़ाई की, ज्यादातर वक्त उनका उस वक्त यहाँ भारत आने से पहले बाहर बीता। उन्होंने यूएन में सिविल सेवा की और दूसरे देश की, मतलब भारत से बाहर की जो राजनीति है उसको भी उन्होंने नजदीक से देखा है। वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उन्होंने नजदीक से देखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो जमीन से जुड़े हुए नेता बताए जाते हैं, दलित परिवार से निकले हैं। उन्होंने अपने अभावों में किस तरह से पढ़ाई की, किस तरह से आगे बढ़े, वकालत की और उसके बाद उन्होंने राजनीति में अपनी शुरुआत की। एक ऊर्जावान है और एक के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। दोनों के बारे में मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे बनते हैं तो भारत में कांग्रेस को वो किस तरीके से और किस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर शशि थरूर तो वो किस स्ट्रेटेजी के साथ इस कांग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं भारत में? देखिए, ये दोनों के रास्ते एक ही हैं। एक मॉडर्नाइज दुनिया को और नौजवानों के जो ख्यालात बने हुए हैं, जो इस कंज्यूमर सोसाइटी का जो सिलसिला बना है, उसके अंदर नौजवान जिस तरीके से सोचने लगे हैं, उनका रास्ता दिखाने के लिए तो आपको थरूर का अपना एक मॉडल नजर आता है। और साथ साथ में जो बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के लोग हैं जो गाँव में बसते हैं और जिन शहरों में जो बसते हैं, जिनकी तकलीफों का कोई निजात नहीं हो रहा है, उसके लिए खड़गे तो दोनों का समन्वय कांग्रेस में काम करेगा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एक दूसरे का विरोध नहीं है। ये सिर्फ अपना अपना नजरिया था। शशि थरूर को देख के लगता था बौद्धिक लोगों का एक एलिट क्लास का दबदबा और रुतबा बनेगा, तो निश्चित रूप से बनेगा ही। अगर वो पराजित हो जाते हैं तो भी बनेगा। और इधर खड़गे साहब को लेकर के बन रहा था कि जो विभिन्न वर्ग है, जो एसटी के हैं, एससी के हैं, ओबीसी के हैं, अगड़े वर्ग हैं, वो सारे के सारे जुड़ करके कांग्रेस के साथ में मध्यम मार्ग के रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे, वो चलेंगे। तो ये दोनों में समन्वय होगा, दोनों का कंट्राडिक्शन, दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि संचालन किसके हाथ में रहे, संचालन क्या मॉडर्न उसके साथ में जाए या संचालन इन सबको साथ में लेने वाले वर्गों को साथ में लेने वाले नेता के पास में जाए। तो खड़गे उसके लिए वाजिब नजर आते हैं, क्योंकि वो जमीन से उठे हुए हैं, उन्होंने अभावों की जिंदगी देखी है। शशि थरूर के साथ में वैसा सिलसिला नहीं है। शशि थरूर ने दुनिया देखी है और उन्होंने अपना दबदबा दिखाया है, उनके पास में भाषा है, ऑरेटरी है और समझ है। लेकिन साथ साथ में खड़गे के पास में अनुभव का बहुत लंबा इतिहास है, और वो इतिहास कांग्रेस का बुनियादी जो उसूल है उनको लेकर के है। तो मेरा ख्याल है कि वो अर्थपूर्ण रहेगा, दोनों का समन्वय होगा, कोई कंट्राडिक्शन इसमें दिखता नहीं है, अंतर विरोध नहीं पैदा होंगे। ऐसा नहीं है कि सब इधर से उधर बांट करके दो, क्योंकि वैचारिक मतभेद नहीं है, सिर्फ स्ट्रेटेजीज का फर्क है कि कौन सी स्ट्रेटेजी होने से समन्वय स्थापित हो जाएगा। उसमें कोई युद्ध वाली स्थिति नहीं है। वैसा नहीं है जैसा कि सिंडिकेट के वक्त में हुआ था, कांग्रेस में हुआ था, वैसा कुछ भी नहीं है। वैसा तो जो कुछ होने की संभावना थी, गुलाम नबी आजाद साहब एक घोषणा के साथ में बाहर होकर चले गए, या जो दूसरे लोग थे सिंधिया या दूसरे नौजवान नेता जो थे कांग्रेस से, वो निकल करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो वो संकट तो समाप्त हो गया। अब तो कांग्रेस का बुनियादी स्वरूप ही रहा है जिसको खड़ा करना है और जिसके साथ में आगे बढ़ना है। जी ओम जी, हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के नेता जब तक जुड़े तब तक एक और सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा। एक ये जो भी दौर चला अभी अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम को लेकर जो दौर चला, जिसमें जब अशोक गहलोत का नाम भी आया था, उस वक्त कुछ चीजें ऐसी हो गई थी कि दिल्ली और जयपुर की काफी दौड़ें लगी। लेकिन उस दरमियानी बार बार ये सोचा जा रहा था कि शायद इस विवाद को कम करने के लिए, इस विवाद को थामने के लिए या तो राहुल गांधी यात्रा छोड़कर बीच में आए या फिर प्रियंका गांधी किसी तरह की कोई दखलंदाजी वहां पर करे। लेकिन इन दोनों ने अपने जो भी रूटीन के काम थे उनको जारी रखा और इस विवाद को सोनिया गांधी थी और जो वहां पर चुनाव प्रभारी बनाए गए थे मधुसूदन मिस्त्री, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अपने स्तर पे इसको समझा और इसका क्या निदान हो सकता है वो निकाला। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है उस सवाल को लेकर जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात आती है, क्योंकि इससे पहले बार बार यही अंगुली उठाई जाती थी कि कोई भी बात होती है, अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी अध्यक्ष पद पर नहीं है, वो महासचिव है, लेकिन उसके बावजूद उनकी दखलंदाजी मीटिंग्स में इतनी ज्यादा होती है। तो ये दोनों दूर रहे इस पूरे विवाद में, चुनावी प्रक्रिया के बीच में जो विवाद आए उनसे। ये एक बहुत सही बात रही कांग्रेस के लिए लोकतांत्रिक अपना परिचय देने को लेकर। हाँ बिल्कुल, ये तो बड़ा जरूरी था। बनता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हुई है सोनिया गांधी, उसके बाद में ये राहुल गांधी या प्रियंका गांधी दूसरा शक्ति केंद्र थोड़ी बन सकता है। जो
बनने का दृश्य नजर आता था, वो नहीं नजर आना चाहिए था। यही तो शिकायत थी G23 की। वो यही सब तो बोलते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोलता नहीं, उससे पहले कहीं प्रियंका कहीं बोलती हैं, कहीं राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, तो वो उससे एक निजात मिली है। राहुल गांधी ने अपना एक रास्ता तय किया और प्रियंका ने अपना एक रास्ता तय किया। बहरहाल साइकोफेंसी का अपना स्वरूप है, साइकोफेंसी फिर भी काम करती है। लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते, उनको आदत पड़ गई बहुत लंबे अरसे से। ये 17 साल का जो शासन रहा है सोनिया गांधी के नेतृत्व में, तो उसमें लोगों की आदत पड़ गई है, तो बार बार उसी रास्ते पे जाते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। मतलब राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को उनके पद के मुताबिक सोचा और समझा जाना चाहिए। एक जनरल सेक्रेटरी है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, तो जब तक जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत वही है, किसी भी जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट की हो सकती है। जो AICC के दफ्तर में बैठता है, कहीं भी बैठता हो ये रहा कि इनको कुछ ज्यादा देने का सिलसिला बनता है, तो ये लोगों की कमजोरी है, उसका क्या किया जाए। वरना तो संगठन को मजबूत रखने, यही तो आरोप लगाते हैं लोग ना, राहुल गांधी और ये प्रियंका गांधी शक्ति के दो केंद्र बने हुए हैं अलग ना, जिनसे बार बार आप सलाह लेने जाते हैं। सलाह लीजिए, लेकिन उनको जिस तरीके से ओढ़ने की चेष्टा करते हैं वो ओढ़ना बंद होना चाहिए। और मेरा ख्याल है खड़गे साहब के आ जाने के बाद में वो सिलसिला नहीं रहेगा और उनके अपने अपनी जगह पर सब काम करेंगे। राहुल गांधी तो निश्चित रूप से एक जरिया बना रहे हैं बहुत मजबूत कांग्रेस को खड़ा करने का, तो उसको वो बनती है तो कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। मुझे एक बहुत बड़ी जरूरत ये महसूस की जाती है कि जो पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी जब आए या उनको जब मीटिंग का हिस्सा बनाया जाए तो बाकी सभी लोग चाहे उम्र में बड़े हों छोटे हों पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए उनके साथ व्यवहार करें। लेकिन यहाँ पर जब भी जो अगर हम कांग्रेस के पिछले दौर की बात करें तो ये अक्सर गाहे बगाहे आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ पर चरण वंदना की जाती है जबकि पद पर कोई नहीं है, जो व्यक्ति पद पर नहीं है उसको लेकर बहुत ज्यादा इतना उनकी तरफ झुकाव देखा जाता है। गांधी परिवार को लेकर बार बार ये बीजेपी की तरफ से अंगुली उठती है। अब जबकि गैर गांधी परिवार से कोई व्यक्ति बनेगा तब एक नई अंगुली उठाने के लिए बीजेपी तैयार बैठी है। उनका कहना है कि जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग कर और मनमोहन सिंह को वहां पर प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन वो पपेट PM बनकर रह गए। अब चाहे कोई भी नया अध्यक्ष बने, वो भी अध्यक्ष भी नया पपेट अध्यक्ष ही होगा, पपेट प्रेसिडेंट ही होगा। आपको नहीं लगता कि इन सवालों का जवाब देना भी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने रहेगी? हमारे जवाब तो उनको पूरे हिंदुस्तान को देना पड़ेगा जी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ साथ में हमारी निगाहें और भी तो चीज देखती हैं। इस वक्त जो दल शासन कर रहा है, केंद्र में जो शासन कर रहा है, उसमें क्या स्वरूप है? उसमें तो बड़ा डिक्टेटोरियल एटीट्यूड नजर आता है। उनकी राष्ट्रीय कार्य समिति का कोई स्वरूप ही नजर नहीं आता है। कौन रहेगा? सिर्फ 2 ही लोगों का तो नाम आता है। ये बोलने से बड़ा अजीब लगता है लेकिन ये सच है। तो उन लोगों को क्या हक इस तरह की बातें कहने का जहां डेमोक्रेटिक तरीके से सचमुच में काम हो रहा है? तो साइकोफेंसी को बाकायदा जिसके बारे में की आलोचना की जाती है, मीडिया करता है नहीं करता, लेकिन जो मीडियन ऑब्जेक्टिव है वो तो करता है, जो ऑब्जेक्टिव लोग देख रहे हैं वो तो करते हैं। साइकोफेंट तो मीडिया में भी तो हो गए ना, तो वो चाहे ना करें, लेकिन हकीकत यही है कि इसको किसी ने तरजीह नहीं दी, इसको किसी ने सम्मान नहीं दिया। सब लोग इस बात से नाराजगी व्यक्त करते हैं। और अगर जब बीजेपी अगर ये सवाल उठाएगी तो जवाब देते हैं ना, कांग्रेस की जो प्रवक्ता होते हैं वो बोलते हैं, इन सब बातों का जवाब देते हैं तत्काल। अब वो अलग बात है कि उस जवाबों को लेकर के भी फिर भी वही बात बोलते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि ये तो सियासत का एक तौर तरीका बन गया है जो पहले नहीं था। पहले लोग अर्थपूर्ण बात किया करते थे, खामा रिपीट नहीं करते थे, और खामा लोग ऐसा नहीं करते थे कि लोगों को गुमराह करने जैसा सिलसिला नहीं होता, लोगों को समझाने का और लोगों को दृश्य साफ करने का सिलसिला होता था। वो आजकल मेरा ख्याल है कुछ कम हो रहा है, और उसके लिए बहुत कुछ हम लोग भी जिम्मेवार हैं, राजनीतिक दल तो हैं ही। हम लोग इन लोगों को ठीक से नियंत्रित कर पाते थे और कह पाते थे कि आप रिपीट क्यों कर रहे हैं, आप गलत क्यों बोल रहे हैं। आजकल ऐसा होता नहीं है। जी, नई टीम की शक्ल कैसी होगी? जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो अपनी नई टीम में क्या लगता है? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए अभी विपक्ष में है तो विपक्ष में भी मजबूत रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष ने मौके नहीं दिए विपक्ष को, सत्ता पक्ष ने बेशुमार मौके दिए हैं विपक्ष को कि वो सत्ता पक्ष को घेरे, लेकिन उस मजबूती के साथ वो जुड़ नहीं पाए थे। वो उस मजबूती के साथ वहां पर अपने को पेश नहीं कर पाए, चाहे सदन की बात करें या सड़क की बात करें। नहीं, वो भी नहीं, वो भी गलत है। सदन में जिस तरीके से अभी हमारे पास मुकेश पारिक जी भाजपा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, कांग्रेस को लेकर जितने भी सवाल थे उन सबका जवाब देने की प्रक्रिया कांग्रेस कह रही है कि हमने शुरू कर दी है, और आज मतदान हो चुका है, कांग्रेस ने बीजेपी का मुंह बंद कर दिया है, क्या कहेंगे? नहीं, ये कोई ना तो मुंह बंद करने का प्रश्न है और ना ही ये हमारे जवाब देने का है। ये इनका
राष्ट्रीय अध्यक्ष ये इनका आंतरिक मामला है, ये किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा चाहूंगा कि हमारे के लोग जो इन्हीं के जो प्रतिद्वंदी है शशि थरूर, उन शशि थरूर ने जो प्रश्न उठाए, जो सवाल उठाए हैं कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ, तो सिर्फ उसका जवाब दे तो बेहतर होगा, वो सामने आ जाएगा। ये सिर्फ राजनीतिक मुकेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बातें करना, वो शशि थरूर ने ही इतने प्रश्न उठा दिए हैं कि शायद कांग्रेस को उनका जवाब देना चाहिए, और जवाब देगी तो ठीक रहेगा, तभी इन चीजों का उत्तर मिलेगा। जी मुकेश जी, लेकिन अब जबकि नई चुनौती के साथ, नए कलेवर के साथ, नए तेवर के साथ कांग्रेस सामने आई, आपको नहीं लगता कि मजबूत विपक्ष सामने खड़ा हो गया? मुकेश जी, चलिए पूरी बात कह के जा चुके हैं, पूरी बात वो कह नहीं पाए। खैर ओम जी, मेरा जो सवाल था उसका जवाब मैं बीच में रोक दिया था मुकेश जी से बात करने के लिए, अपना जवाब पूरा करें। मैं कह रहा था कि कांग्रेस के पास में इतने सारे मुद्दे हैं कि अब उनको किसी संकट की आवश्यकता नहीं है। और जो कुछ आपने पिछले इतिहास में देखा है कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ में क्या हुआ था, ये सब बातें अनुभवों से वो सीखी हैं और ठीक कर लिया कांग्रेस ने अपने आप को। पद यात्रा करके वही राहुल गांधी हैं जो संसद में कागज फाड़ देते थे, वही राहुल गांधी अब पूरी कांग्रेस के साथ में ये जो पद यात्रा कर रहे हैं उसमें देखिए आप कैसा रेस्पॉन्स लोग दे रहे हैं। मेरे को लगता है कि और उधर बिहार में सारा सिलसिला बदला हुआ है, यूपी में भी सिलसिला बदल रहा है, साउथ में भी सिलसिला बदल रहा है, तो सारे विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, केंद्र सरकार के से सवाल पूछ रहे हैं कि इस बेरोजगारी का, इस बदहाली का कोई तो आप हल निकालिए। नहीं हल निकालेंगे तो वो एकजुट हो रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि ये सब सिलसिले बड़े माफिक जा रहे हैं। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कोई संकट पैदा होने की बात होगी। और अब तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से गुजरात के इलेक्शन में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जुटे हुए हैं, उससे लग रहा है कि वो वहां पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, जैसे वहां करना चाहते हैं, साथ साथ में हिमाचल में करना चाहते हैं। जिस तरह की घोषणाएं हो रही हैं वो सब बात पता है। तो ऐसे में पता लग जाएगा कि वास्तव में प्रतिपक्ष कुछ असरदार बना या नहीं बना। इन दो प्रदेशों में चुनावों के नतीजे देखने से मालूम पड़ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इंतजार करना चाहिए और इस नतीजों की तरफ उसके साथ में ही कुछ होगा। लेकिन कांग्रेस में अंदर अब कोई सरफुटोल का सिलसिला नहीं है। जिस तरह का कुछ बातें जो चल रही थी राजस्थान को लेके, जो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी और बार बार फिर चीफ मिनिस्टर बदलेंगे या कोई और बदलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस नाजुक मौके पर कुछ बदलाने का सिलसिला करने की बात के आला कमान सोचेगा तो देखिए, वैसे तो जब बुद्धि विपरीत काम करती है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन स्थितियों में किसी तरीके का कोई परिवर्तन होगा। और कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाहेगी तो सबको जोड़ के चलेगी। अभी हिमाचल चुनाव हैं, गुजरात चुनाव हैं, और उसके बाद अगले साल की बात करें तो राजस्थान में चुनाव है, कुछ और राज्यों में चुनाव है, फिर उसके बाद उसके अगले साल लोकसभा के चुनाव है। एक के बाद एक की चुनौतियां उस अध्यक्ष के सामने होंगी। समय कम है। सबसे पहले अगर हम इसी साल के चुनाव की बात करें, इतने कम समय में उनको पार्टी को रिवाइव करना है उन राज्यों में। अगर मान लीजिए वहां संगठनात्मक बदलाव की उनको जरूरत महसूस होती है तो वो करना है, लेकिन अपने आप को वहां पर जिताने तक, अब जिताने के स्तर तक लेकर जाना है। गुजरात में पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ था, लेकिन अब उनको उस वक्त आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा मुखर होकर वहां पे नहीं थी। अब वो पूरी ऊर्जा के साथ आम आदमी पार्टी भी वहां पर लग चुकी है, हिमाचल में भी लग चुकी है। तो चुनौतियां सिर्फ अब बीजेपी नहीं है, नए अध्यक्ष के सामने उन राज्यों में जिताना आम आदमी पार्टी के सामने भी उनके लिए एक चुनौती होगा। देखिए, जो सत्ताधारी दल है उसके साथ में भी काफी चुनौतियां हैं, जिनकी वजह से उनकी कमजोरी सामने आ रही है। संघ भी मेरा ख्याल है कि सत्ताधारी दल से उस तरीके से खुश नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। और संघ ही सबसे बड़ी बुनियाद है, सबसे बड़ी फौज है, जिसके माध्यम से सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी का खड़ा होता है। तो ये हालत उधर भी है। लेकिन साथ साथ में ये तय मानिए आपके जो जिस तरह का सामान्य वातावरण बना हुआ है, आप पार्टी का तो पता नहीं गुजरात में क्या हाल है, नजर ज्यादा आता है, हकीकत में क्या है कुछ मालूम नहीं। लेकिन जो सामान्य जन है वो समझ रहा है इस बात को कि उनके सवालों का और उनकी मुसीबतों का जवाब जब तक संयुक्त विपक्ष नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। और विपक्ष को साबित करना है कि हम एकजुट होकर के और सारा
मैदान में आ रहे हैं और हम एक विकल्प के रूप में उपस्थित हैं। कांग्रेस ये अब कहना बंद कर रही है कि हम अकेले ही सब कर लेंगे, वो अपने आप को भी विपक्ष के साथ में जोड़ करके चलने की बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई परेशानी का विषय नहीं है। और जहां तक पार्टी खड़े करने का सिलसिला है, देखिए इन दलों के पॉलिटिकल मास ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको तत्काल खड़ा किया जा सकता है, चाहे वो नौजवानों का हो, छात्रों का हो, किसानों का हो, मजदूरों का हो, व्यवसायियों का हो। इनके अपने मास ऑर्गेनाइजेशन है, इनको टच करने की जरूरत है, एहसास करने की जरूरत है, तत्काल ही अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वक्त कुछ नहीं, क्योंकि बने हुए हैं, सुप्त थे, उनको आपको जागृत करना है, नथिंग एल्स। वो कोई बात नहीं है, सुप्त हुए थे। ऐसा नहीं कि पहली बार ही पार्टी खड़ी हो रही है, उसके जन संगठन नहीं है। जन संगठन तो है, लेकिन वो कागजी बन के रह गए, जिनको हकीकत में लाना है। तो अगर अध्यक्ष में का व्यक्तित्व और अध्यक्ष का काम और अध्यक्ष का ऐलान और घोषणाएं अगर महत्व असरदार होंगी तो कांग्रेस के खड़े होने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि हाइबरनेशन पीरियड एक तरह से कांग्रेस का चल रहा था, उससे बाहर निकलना होगा उसको, और उस नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ निकलना होगा जिसकी उम्मीद विपक्ष से की जाती है। और ये विपक्ष से उम्मीद कोई राजनीतिक दल नहीं करता, ये जनता करती है। जनता भी चाहती है कि अगर कोई भी दल अगर विपक्ष में बैठा है तो वो मजबूती से तो रहे, ताकि लोकतंत्र कम से कम जिंदा रहे। और आम लोगों की जो उम्मीद है उस पर खरा उतरना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। सत्ता पक्ष के साथ जो उनको चुनौतियों का सामना करना है लाजमी है, राजनीति में है तो उसके साथ भी उनको वो चुनौतियां देखनी होंगी, उनको उनका सामना करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओम जी हमसे जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।